सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं ये साप्ताहिक शो लेकर जिसका नाम है हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। इस शो पर जैसे कि आप जानते हैं हम देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के पीछे की हेडलाइंस के पीछे की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। इस एपिसोड में भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपके सवालों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, चाहे वो भारत और कनाडा के बीच चल रही खींचातानी पर हो या महिला आरक्षण बिल पर। चलिए शेखर, एपिसोड की शुरुआत करें। धन्यवाद अपूर्वा। ये बहुत ज़्यादा एक्शन पैक्ड सप्ताह रहा है जिसमें कि हमने सोचा G20 खत्म हुआ तो जियो पॉलिटिक्स की बात अब थोड़े दिन आराम रहेगी। हमारे यहाँ चुनाव आने वाले हैं, कुछ राज्यों में पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन हो रहा है, तो अब हम अपनी घरेलू राजनीति के बारे में ज़्यादा दिन बात करेंगे। लेकिन जियो पॉलिटिक्स इस समय ऐसे ही कि पीछे छोड़ ही नहीं रही है जी। क्योंकि कनाडा के अंदर ही तमाशा शुरू हो गया और कनाडा में भी एक वो जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बिल्कुल एक तरह के बचकाने जो मैं कहूँगा, कहना नहीं चाहिए, एक G7 देश के प्रधानमंत्री हैं पर चुनाव में कोई भी बन जाता है और हर जगह कुछ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स भी होती है जी। तो उनके पिता 3 टर्म प्राइम मिनिस्टर रहे तो ये भी अब चले जा रहे हैं उसी पार्टी में। तो ये भी हम ना कई बार ये सोचे कि भारत में ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चलती है और जगह भी चलती है और ये है कि उनकी नीतियां भी कुछ ऐसी हैं जैसे उनके पिताजी की थी, खास करके भारत के बारे में। और जो भारत का माँ जो प्रवासी भारतीय हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं, खास करके सिख पंजाबी, उनके बारे में, तो उससे सारी हेडलाइन हमारी हाईजैक हो गई। तो आज भी मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रश्न हमारे पास होंगे वो ये थैंक्स टू ट्रूडो ही होंगे। बिल्कुल शेखर, आप सही कह रहे हैं। ज़्यादातर हमारे दर्शकों की रुचि इस समय कनाडा में ही है। पहला सवाल लूँगी, कौस्तुभ सोकार का हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि कनाडा जैसे विकसित देश खालिस्तानी सेपरेटिज्म जैसे मुद्दे को कैसे अपनी धरती पर पनपने दे रहे हैं। पूरी दुनिया को ज्ञान बताने वाले देशों को चंद वोटों और फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में ये शोभा देता है क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिसको आप खालिस्तान मूवमेंट कहते हैं, मैं तो उसको खालिस्तान मूवमेंट मानता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि हेडलाइन हंटिंग कुछ क्रिमिनल गैंग्स हैं और कुछ इसके अंदर रेडिकल भी हैं जो बिल्कुल धर्म के हिसाब से चलते हैं, ऐसे हर धर्म में मिल जाते हैं और ये सब भारत से चले गए हैं। ज़्यादातर लोगों के पास भारतीय पासपोर्ट भी नहीं है जी। तो जब भी बात करते हैं खालिस्तान बनाने की तो अपने आप क्या ये अपनी कैनेडियन नागरिकता छोड़ देंगे, कैनेडियन पासपोर्ट छोड़ देंगे? कोई नहीं छोड़ने वाला। और उसकी वजह से जो भारत में जो खून खराबा होगा, जो पहले हुआ था अब नहीं होगा, मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं है। क्योंकि भारत भी जब पहले हुआ था वो 40 साल पहले हुआ था। उसके बाद भारत बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है, भारत के लोग बहुत मैच्योर हो गए हैं, ना सिर्फ सिख लोग लेकिन बाकी सब मैच्योर हो गए हैं और भारत भी बहुत ग्रो किया है। तो ये बात चलने वाली नहीं है। तो ये खालिस्तान मूवमेंट टाइप कोई चीज़ नहीं है। एक ये नेक्सस है जो गैंगस्टर्स का है। जैसे आप देखें कि अभी ये जो सुखदूल सिंह को मारा गया गैंगस्टर था और ऐसे बहुत गैंगस्टर हैं। तो ये गैंगस्टर कम क्रिमिनल कम सेपरेटिस्ट कम रिलीजियस रेडिकल जिसको कहते हैं, कम ड्रग स्मगलर, कम ह्यूमन ट्रैफिकर। वो मैं आपको समझाऊंगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसी होती है। इन सब का एक नेक्सस बन गया है और वो जो नेक्सस है वो कनाडा में खास करके उसने अपनी जड़ें बना ली है। अब वो क्या करते हैं कि जो वो गड़बड़ करते हैं वो कनाडा में नहीं करते हैं, वो गड़बड़ वो कराने की कोशिश करते हैं भारत में और उसमें ISI के लोग भी बहुत इन्वॉल्व हैं। अब भारत में गड़बड़ जितनी करा पाए उससे ज़्यादा वो शोर करते हैं और कुछ शोर तो वो ऐसे नारों में और कभी वो झांकी में, जैसे एक झांकी बहुत ही बेहुदा झांकी थी कि इंदिरा गांधी का मर्डर हो रहा है, असैसिनेशन हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है और 3 आदमी यूनिफॉर्म में, हालांकि वो 3 आदमी उन्होंने जैसे जब फौज की यूनिफॉर्म में, भारत की ऐसी यूनिफॉर्म पहनाई है और वो गोलियां मार रहे हैं। तो ये बेहुदा हरकत है।
अब अगर वहाँ की सरकार है उसको शोभा नहीं देता है कि उसको अलाउ करे, हालांकि उनके हाई कमिश्नर दिल्ली में एकदम उसको कंडेम किया, पर उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ ये कहना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो अब आप कल को, मैं ये किसी बात को एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन आपके जो नज़दीक के देश हैं, आप बोले कि वहाँ पे कैनेडी की हत्या हुई, उसकी कोई झांकी बनाए, बोले कि बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर फूल बरसाए, तो आपके दोस्त आपसे नेक्स्ट डोर आपके पड़ोसी हैं अमेरिका, तो उनको कैसा लगेगा, या किसी का भी हो, तो ये एक इनसेंसिटिविटी उनकी सरकार की है। दूसरी बात वोट बैंक पॉलिटिक्स है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स डिवाइडेड है, हर जगह डिवाइडेड होती है, और वहाँ लेफ्ट राइट एक तरह से हालांकि एक छोटी पार्टी एक दो भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लेफ्ट राइट बेसिस पे डिवाइडेड है जी। तो आमतौर पे आप देखें कि जहाँ पे इमिग्रेंट्स होते हैं, किसी भी देश के इमिग्रेंट्स हों, जैसे भारत के हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, सीरिया के होंगे, लीबिया के होंगे, इजिप्ट के, जहाँ के भी इमिग्रेंट्स होंगे इन देशों में, पश्चिमी देशों में खास करके, जैसे यूके में भी यही था, अमेरिका में भी यही था, वो इमिग्रेंट्स आमतौर पे जब नए जाते हैं तो एक दो पीढ़ी जो वहाँ की लिबरल पार्टी होती है, जो लेफ्ट पार्टी होती है, उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो इमिग्रेंट हर पीढ़ी दर पीढ़ी जब वो और अमीर होते जाते हैं और सफल होते जाते हैं, तो फिर वो लेफ्ट से राइट को शिफ्ट करते हैं। तो आप देखें कि ये कई जगह होना शुरू हुआ। साउथ अफ्रीका हमने भारतीय कम्युनिटी के साथ देखा था ऐसे होना ऐसे ही जहाँ जहाँ जो कम्युनिटी आगे बढ़ती जा रही है वो शिफ्ट कर रही है। जैसे आप यूके में देखें, अमेरिका में भी देखें, तो सब अब डेमोक्रेट्स को भारतीय वंश के लोग वोट नहीं देते हैं। उनमें वो भारतीय जो सोशो इकोनॉमिक स्तर पर आगे बढ़ गए, वो अब राइट की तरफ भी देखते हैं। लेकिन जैसे कनाडा में अभी खास करके जो सिख लोग हैं, पंजाब से गए, वर्किंग क्लास लोग हैं, और वहाँ भी वर्किंग क्लास ही काम करते हैं, लो सैलरीज के ऊपर वर्किंग क्लास काम करते हैं। और जब मैं कह रहा हूँ लो सैलरीज, तो उसमें एक सच्चाई है कि अगर आपको एक हम चार्ट दिखाएंगे आपके स्क्रीन पे, अपूर्वा दिखाएंगी, तो अगर आप देखेंगे तो कनाडा से जो हमारे यहाँ रेमिटेंस आते हैं, जो पैसे आते हैं, जो भारतीय मूल के पैसे भेजते हैं, वो करीब 11वां-12वां नंबर है सूची में। आप बोले कनाडा में तो इतने भारतीय हैं, पर भारत में इतने थोड़े से पैसे आते हैं। मतलब जितने भारत में पैसे आते हैं उसका 1% भी नहीं है, इतना कम है। अब मैं मानता हूं कि यूएई से बहुत आते हैं, या सऊदी अरेबिया से बहुत आते हैं, या कतर से, उन देशों में, क्योंकि वहाँ प्रवासी भारतीय काम करने जाते हैं। लेकिन जो कनाडा से पैसे आते हैं भारत में, जो रेमिटेंस आते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से भी कम है, वो मलेशिया से भी कम है। वो आपको क्या बताता है? वो आपको दो बातें बताता है। एक बात ये बताता है कि जो भारतीय वहाँ गए हैं, जो ज़्यादातर की पंजाबी और सिख हैं, वो वर्किंग क्लास हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि घर बहुत भेज पाए। और दूसरी बात एक और बताता है, और मैंने भी बोला था ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दूसरी बात ये बताता है कि बहुत ही पैसा जो कुछ भेज पाते हैं बेचारे, जो बचा के वो घर भेजते हैं ताकि मेरा भाई आ जाए, मेरा ब्रदर इन लॉ आ जाए, या किसी के परिवार से कोई आ जाए, शादी करा के किसी को आ जाए। उसके लिए फिर पंजाब के अंदर रैकेट से 50-60 लाख रुपया खर्च होता है एक इमिग्रेशन करने के लिए। अब वीज़ा उनको कैसे मिलता है कनाडा जाने के लिए, बात तो कैनेडियन लोग बताएंगे। उनके 500 से ऊपर यहाँ पे डिप्लोमेट हैं कनाडा के, हमारे सिर्फ बेचारे 23 हैं वहाँ पे। जितने हमारे डिप्लोमेट हैं सारे अब कनाडा में, उससे आधे से ज़्यादा तो कनाडा के भारत में डिफेंस अटैचे हैं। अब इतनी बड़ी तो कनाडा की सेना नहीं है, 13 या 18 तो उनके डिफेंस अटैचे हैं इंडिया में, जबकि हमारे सिर्फ 23 कुल मिला के वहाँ पे डिप्लोमेट हैं। तो ये कैनेडियन वीज़ा देते हैं। अब कैसे वीज़ा होता है, 50-60 लाख रुपया खर्च करके लोग पंजाब में अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। लेकिन जो उनके परिवार के लोग चले गए, वो भी पैसा भेजते हैं। वो पैसा रेमिटेंस बैंकिंग चैनल से नहीं आता है, क्योंकि बैंकिंग चैनल से आएगा तो आप उसको देंगे कैसे? वो फिर और जो रूट्स होते हैं, जो हवाला रूट होता है, जो रूट होता है, कुछ वहाँ से आता है। तो ये वर्किंग क्लास लोग हैं, और जो वर्किंग क्लास लोग हैं इकट्ठे इनका एका है, और ये ज़्यादातर मिलते बैठते गुरुद्वारे के थ्रू हैं। तो गुरुद्वारा का ऑर्गेनाइजेशन वहाँ बहुत मजबूत है, और जो गुरुद्वारे को कंट्रोल करता है वो काफ़ी वोट्स कंट्रोल करता है, और काफ़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कनाडा में राइडिंग कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी को राइडिंग्स कहते हैं, उनके अंदर सिखों का क्रिटिकल वोट है, और वो वोट ज़्यादातर ट्रूडो की पार्टी को पड़ता है। तो ये वोट बैंक की राजनीति है। उस वोट बैंक की राजनीति में
उसको क्या फर्क पड़ता है कल को कितने भारतीय मारे जाएं। हालांकि ड्रामा वो करते हैं लिबरल होने का, लेकिन लिबरल वही है कि अपने घर में कुछ ना हो जी। दूसरा भाड़ में जाए, उसे क्या फर्क पड़ता है। उसको कोई भारत के सिखों के साथ या भारत के पंजाबियों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। उसको पता है साफ साफ की बात अगर बढ़ेगी तो भारत में नुकसान होगा, भारत में लोगों का जो नुकसान होगा उसमें ज़्यादा सिख होंगे। पिछली बार भी 1978 से 1993 के बीच 15 साल भारत में ये एक पंजाब के अंदर और पंजाब से निकलने वाली बाकी जगह भी फैली एक वायलेंस थी। उसमें दिल्ली में 1984 के दंगे भी हुए। दंगे तो क्या थे, वो सिखों का मैसेकर हुआ दिल्ली में, सिखों की हत्या की गई बड़े स्केल के ऊपर। वो 15 साल में मेरे हिसाब से करीब कुल मिला के 25,000 लोग मारे गए। उन 25,000 में से करीब 2/3 तो सिख ही होंगे ना। तो अब ठीक है, हिंदू भी बहुत मारे गए। पंजाब के अंदर बसें को रोक रोक के हिंदुओं को अलग करके उनको मारा गया शुरू में। फिर जैसे नाई की दुकान में जाके, क्योंकि उसमें सब या तो हिंदू होंगे या सिख जो अपने बाल कटा रहे हैं, उन सबको मार दिया गया। या कई कई जगह ट्रेन्स में हर तरह के मैसेकर्स हुए, तो हिंदू भी बहुत मारे गए, यूनिफॉर्म के लोग भी बहुत मारे गए, लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी तो सिख ही मारे गए ना। तो जो इस समय इस चीज़ को तूल दे रहा है, और वो इसलिए दे रहा है कि मैं इसमें बोलूँगा नहीं क्योंकि मुझे वोट मिल रहे हैं, ड्रामेबाजी है कि कहीं सिख फंक्शन में जाके बल्ले बल्ले कर दिया। भारत में भी आए थे, मैं भी वहाँ था कैनेडियन हाई कमीशन के रिसेप्शन पे, जब वो बिल्कुल मान्यवर के, तो हम बदनामी बिना बात करते हैं, मान्यवर के कपड़े तो फिर भी क्लास के होते हैं। ये जैसे कोई सदर बाज़ार में जाके किराए के भंगड़े के कपड़े ले आए और उसको म्यूजिक लगे बल्ले 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 कर दिया, इससे लोग खुश हो के आपको वोट दे रहे हैं और यहाँ आप आग लगा रहे हैं। तो ये शर्म की बात है, लेकिन ये उनकी वोट बैंक की राजनीति है, इसके बिना वो चल नहीं सकते। अब स्थिति आप देखिए उनकी है, मैं आपको लंबा जवाब दे रहा हूँ कि हालांकि वो ये ड्रामा कर रहे हैं, एक लीडिंग लाइट है उनकी पार्टी के, जो पहले उनके रक्षा मंत्री थे पहले उनके रक्षा मंत्री थे, वो नेशनल इमरजेंसी के मंत्री हैं, हरजीत साजन। हरजीत साजन वो इंसान है, वो जब भारत आए थे, रक्षा मंत्री थे कनाडा के, तब अमरिंदर सिंह ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। अमरिंदर सिंह ने कहा कि इनका और इनके परिवार का खालिस्तानियों के साथ कनेक्शन है, तो मैं इनसे मिलूंगा ही नहीं। तो हरजीत सज्जन ने कहा था, उन्होंने ये भी कहा था मैं भारत की इंटीग्रिटी में यकीन करता हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी अमरिंदर सिंह राजी नहीं हुए कि उनकी परिवार का, उन्होंने कहा कि बर्ड्स एक ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ कुछ कनेक्शन है। अब हरजीत साजन ने भी पहले एक स्टेटमेंट इशू किया और कहा कि ट्रूडो को ये नहीं करना चाहिए था पार्लियामेंट में जाके, पर ट्रूडो ने इसलिए किया कि ट्रूडो को डर लगा कि इसके बारे में स्टोरी आने वाली है कैनेडियन पेपर में, ग्लोब एंड मेल में। तो कहीं उसमें ना पहले आ जाए, इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ। तो अरे भैया, प्राइम मिनिस्टर हो G7 देश के, अपने अखबार के साथ कम्पीट कर रहे हो, चलो कर दिया। आपने सोचा होगा अखबार में, ऐसे पहले मैं बोल के कुछ उसका क्रेडिट ले लेता हूँ, क्योंकि एक बार अखबार में आएगा फिर तो मुझे बोलना पड़ेगा ही। वो मामूली बात है। अब हरजीत साजन फिर बोले, वो क्यों बोले? क्योंकि ये जो एक कैरेक्टर है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो अमेरिकन सिटीजन है, अब वेस्टर्न प्रेस में, पश्चिमी प्रेस में उसको कहते हैं कि वो हरदीप सिंह निज्जर का वकील है। हरदीप सिंह निज्जर जिनकी हत्या हुई, उनका वकील है। लेकिन वकील होने के अलावा उसका जो बड़ी उसकी एंटिटी है वो ये है कि वो खालिस्तान रेफरेंडम चलाता है, जिसको खालिस्तान रेफरेंडम कहते हैं। जो खालिस्तान रेफरेंडम में सारे वोटर फॉरेन पासपोर्ट होल्डर हैं, किसका अमेरिकन पासपोर्ट है, किसका कैनेडियन पासपोर्ट है, किसी का ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, तो कुछ का इटालियन पासपोर्ट है, ये लोग वोट, किसका ब्रिटिश पासपोर्ट है, लोग वोट करते हैं। तो वो चलाता है। और उसने पीछे एक बड़ी जोर जोर से बोला था, जिस समय ट्रूडो G20 में थे, उसने कहा कि मैं बोल रहा हूँ कि मोदी तेरे को मैं ऐसे कर दूंगा, अमित शाह तेरे को मैं ऐसे कर दूंगा, हम इंडिया को बॉल्कनाइज कर देंगे, वी विल बॉल्कनाइज इंडिया। बॉल्कनाइज का मतलब होता है, जैसे बॉल्कन्स में हुआ था, छोटे छोटे देश बन गए थे कि भारत के हम छोटे छोटे देश बना देंगे, तो जैसे भारत के टुकड़े कर देंगे। हाँ, तो ऐसे ड्रामा उसने किया। अब उसने कह दिया 3 दिन पहले, क्योंकि उसको लगा कि अब ट्रूडो भी बोल रहा है और मामला ज़रा बिगड़ रहा है, तो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ। तो उसने कह दिया कि अरे जो इंडियन हिंदू हो सब कनाडा छोड़ जाओ, यहाँ सिख रहेंगे और इंडियन यहाँ से छोड़ जाओ, हिंदू छोड़ जाओ, नहीं तो हम देखेंगे। तो आज हरजीत सज्जन को फिर आके बोलना पड़ा है कि नहीं नहीं नहीं, कनाडा में सब सेफ हैं, हिंदू भी सेफ हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये एक
मैं इसको कैसे बोलूं, मैं यही कह सकता हूं कि ये सरकार और जो नेतृत्व है कनाडा का, ये मैच्योर नहीं है। अगर समस्या भी थी, मान लीजिए आपको लगा किसी की हत्या हुई और आपको लगता है कि उसमें भारत का हाथ है, तो ठीक है, आपका कहना है कि हमारी जो प्रभुसत्ता है हमारे देश में, सॉवरेनिटी, उसका हनन हुआ है। तो उसका एक तरीका होता है चुपचाप भारत से बात करना, चुपचाप अपने दोस्त देशों से बात करना। अगर आपको किसी को निकालना भी था राजनयिक को, तो आप भारत से बोलिए कि देखिए हमें पसंद नहीं है, इसको ले जाइए चुपचाप। लेकिन उसका नाम सबके आगे बोलना, पार्लियामेंट में उसको उछालना, अच्छा उसको कह देना कि वो रॉ का आदमी है, सारी उम्र वो टारगेट हो गया कि नहीं जी। तो ये बातें मैच्योर सरकारें नहीं करती हैं। तो मैं कहूँगा कि कनाडा में मैच्योरिटी डेफिसिट है और भारत में इस समय सरकार एक अलग तरह की है जी। भारत में भी सरकार ऐसी है जो सटली कोई काम करना नहीं चाहती। ये सरकार भी डंके की चोट पे काम करना चाहती है। तो उस स्थिति में मामला ज़्यादा पेचीदा हो गया है। शेखर, कनाडा से जुड़ा सवाल दूसरा आ रहा है। संचित सुमन का हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि कनाडा के आरोप को देखते हुए क्या आपको लगता है कि हमारे विदेश मंत्रालय ने ओवर रिएक्ट किया है? इसके अलावा हम निकट भविष्य में भारत और कनाडा के संबंधों में क्या देखने की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, आपके सेकेंड हाफ का सवाल जवाब मैं पहले देता हूँ कि निकट भविष्य में भारत और कनाडा के बीच में खींचातानी रहेगी जी। क्योंकि वो बहुत जल्दी सेटल नहीं होने वाला, क्योंकि ट्रूडो ने भी जो उसकी बार है बहुत हाई सेट कर दी है कि भारत इस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करे जी। इसका मतलब है कि वो भारत इस बात को कबूल करे कि हो सकता है इसमें हमारे लोगों का ऑफिशियल लेवल पे कोई इन्वॉल्वमेंट हो। ये कोई देश करेगा नहीं जी। और दूसरी बात यह है कि भारत का भी कहना है कि हम जब आपसे कहते हैं कि आपके लोग, आपके नागरिक हैं, हमारे पंजाब में इतनी बदमाशी कर रहे हैं या उसके बारे में इतनी बदमाशी कर रहे हैं, और हमारे यहाँ जो लोग बदमाशी करके भागते हैं, और वो सिर्फ सिख रेडिकल नहीं है कि जो अलग देश मांगते हैं वगैरह वगैरह, उनमें से बहुत गैंगस्टर हैं, ब्लैकमेलर हैं, गैंगस्टर हैं। जैसे अब कल मारा गया है सुखदूल सिंह, जिसको कुछ धुने के भी बोलते हैं, वो मारा गया। तो ये गैंगलैंड राइवलरीज हैं। ये हमारे यहाँ से भाग जाते हैं झूठे मूठे पासपोर्ट लेके, आप उन्हें आने भी देते हैं, उसके बाद आप उन्हें रिफ्यूज भी देते हैं, आप उनको असाइलम भी दे देते हैं, उसके बाद आप उन्हें सिटीजनशिप भी दे देते हैं। तो आप भी तो सोचिए आप क्या कर रहे हैं। और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, कई लोग तो ऐसे जो बैंक फ्रॉड करके भागे हैं, जिनका कुछ पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, उनके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी तो आप हमारी मदद कीजिए। आप तो करने को तैयार नहीं है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों देशों के बीच में, ये बहुत गहरा है। इस समय तो मुझे लगता नहीं कि जल्दी इसमें अभी कोई ठंडक पड़ने वाली है। हालांकि जो बाकी देश हैं वो कॉमन हमारे दोस्त हैं दोनों देशों के, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जो फाइव आइज अलायंस में है, जैसे कि वो बाकी दोनों को मिलके, दोनों को थोड़ा सा जैसे कहते हैं पोरिंग ऑयल ओवर ट्रबल वाटर्स, तो कुछ वो कोशिश करेंगे। और लेकिन इमीडिएटली मुझे लगता नहीं कि बहुत इसके अंदर ठंडक पड़ने वाली है, क्योंकि अभी लगता है कि जो कनाडा का हाई कमीशन है यहाँ पे और जो कनाडा का स्टाफ है, कॉन्सुलेट्स हैं, उनसे काफ़ी स्टाफ शायद वापस भेजा जाएगा। जी जी। शेखर, आपने बाकी देशों की बात की। मल्हार शाह हमारे मेंबर बोल रहे हैं कि मैं भारत कनाडा संबंधों को हल होने का एकमात्र तरीका ये देखता हूँ कि किसके पास दूसरे के ऊपर ज़्यादा आर्थिक और रणनीतिक लेवरेज है। बोल रहे हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि दोनों देशों में से किसके पास क्या लेवरेज है, और आपके अनुसार इसे हल करने के लिए अमेरिका वास्तव में किस पॉइंट पर बीच में आता है? देखिए, अमेरिका तो इसमें इसी पॉइंट पर आएगा कि कनाडा को समझाए कि भाई देखो, इसको इतना मत बढ़ाओ। अगर आपको भारत से सहयोग चाहिए तो चुपचाप बात करो। ये बातें शोभा नहीं देती कि इतना शोर करके आप मंच पे जाके खड़े हुए, फिर तो भारत आपको उल्टा डिफेंड करने के बजाय काउंटर अटैक करेगा ही ना। और आप कौन से दूध के धुले हुए हैं? आपकी यहाँ तो 1985 में इतना बड़ा कनिष्क एयर इंडिया का बॉम्बिंग हुई थी, और 9/11 के पहले दुनिया में आतंकवाद का वो सबसे बड़ा हमला था। और वो भी जब हमला हुआ था तो एक प्लेन नहीं, उन्होंने 2 जंबो जेट उड़ाने की प्लान बनाई थी। एक तरीके से दोनों में बॉम्ब रखा था। ये एक खुशकिस्मती थी कि जो दूसरा बॉम्ब नारिता में, टोक्यो में जो जंबो जेट उड़ने वाला था, उसके लिए रखा गया था। वो सूटकेस में था, और ये था कि 2 जंबो जेट, एक पश्चिम से आ रहा है कनाडा से और एक पूर्व से आ रहा है टोक्यो से, दोनों एक साथ बूम करके उड़ेंगे आसमान में। दोनों में 350 लोग हैं,
ज़्यादातर भारतीय मूल के सब मरेंगे तो देखिए कितनी तबाही होगी दुनिया में। जी। वो वाहिगुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, जो जापान वाला था, वो जो बॉम्बर था, जो टेररिस्ट था, उसको ये बात समझ नहीं आई कि कनाडा वगैरह में डे लाइट सेविंग टाइम होता है, लेकिन जापान में डे लाइट सेविंग टाइम नहीं होता है। जी। तो उसने जो टाइमर था वो 1 घंटा गलत कर दिया। तो वो बॉम्ब वाला जो सूटकेस था वो जहाज में गया ही नहीं। वो बैगेज बेल्ट के ऊपर था, वहीं पे उसमें ब्लास्ट हो गया और उससे 2 बैगेज हैंडलर्स मर गए जापान के। तो इतना बड़ा जो प्लान हुआ ये कनाडा से हुआ था। उसमें जो लोग मरे, मेरे ख्याल 360-70 लोग मरे थे, उसमें से 268 कैनेडियन थे, कैनेडियन नागरिक, कैनेडियन पासपोर्ट वाले थे। ज्यादातर उनमें सिख थे। जी। उनका तो किसी को दर्द आया नहीं। और अब आप कह रहे हैं कि एक हमारा नागरिक मारा गया, हालांकि वो सिख है, इंडियन है, तो क्या हुआ, हमारा नागरिक था, उसका दर्द आ रहा है, आना चाहिए, ठीक है, आपका नागरिक था, लेकिन वो 268 का दर्द तो आया नहीं। जी। और आपकी सरकार ने किसी को भी, एक आदमी को छोड़ के, उसको भी मामूली कन्विक्शन हुई या मामूली सजा हुई पर छोड़ दिया उसको, किसी को कन्विक्ट नहीं किया। जी। सबको छोड़ दिया इसमें। तो ये कौन सा देश हुआ कि इतना बड़ा टेरर अटैक आपके यहाँ से हो गया? अगर उसमें ये कहने शोभा भी नहीं आता मल्हार जी, लेकिन कहना पड़ता है कि उसमें अगर ये जो 268 लोग थे कैनेडियन नागरिक, ये अगर सिख और भारतीय मूल के ना होके ये सफ़ेद चमड़ी के कैनेडियंस होते जी। तो ये प्रतिक्रिया क्या यही होती कनाडा की और बाकी देशों की? 1985 में ये अटैक हुआ। 2006 में 21 साल के बाद कनाडा ने जुडिशियल इंक्वायरी बनाई उसके अंदर, 21 साल के बाद, और वो भी तब बनाई जब कनाडा में दूसरी पार्टी का, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार आ गई। उसके पहले ये चलती रही इन्हीं की लिबरल पार्टी की सरकार, पहले ट्रूडो के पिताजी की थी, फिर बीच में थोड़े समय ब्रायन मल्रोनी की आई जो कि कंजर्वेटिव थे। जब ये अटैक हुआ तब उनकी सरकार थी, हालांकि वो एक ही टर्म की थी, पर उस समय राजीव गांधी के साथ काम करके उन्होंने काफ़ी स्थिति को इम्प्रूव किया जी। और टेररिज्म के ऊपर एक जॉइंट टास्क फोर्स भी बनाई। वो फिर मामला रह गया क्योंकि लिबरल पार्टी आई और उनको ये वोट बैंक होते हैं। तो बड़ी कुछ पेचीदा भी बात है पर कुछ सीधी भी समझने की बात है। ये सीधी सादी वोट बैंक की राजनीति है। शेखर, अगला सवाल राधिका घोष का है, हमारी मेंबर हैं। बोल रही है कि एपिसोड 1312 में शेखर सर ने बताया कि कट्टरपंथी समूहों को अधिकांश पैसा आईएसआई से आता है। वो क्यूरियस थी कि ये पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के साथ कैसे काम करता है, कैसे संभव है, क्या आप ये समझा सकते हैं? देखिए, हर देश किसी भी हालत में हो अपने सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए तो इंतजाम रखता है, और पाकिस्तान की इतनी बड़ी फौज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इतने बड़े न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो सब तो चल रहे हैं ना, उनको कोई कमी नहीं होती है। और ये ऐसे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं चाहिए। इसके लिए 20, 25, 50, 100 करोड़ रुपए तो कोई भी कहीं से ला सकता है। तो ये पैसा, हम सोचते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा ज़रूरत होती है पर इतनी भी नहीं होती है। लेकिन जो ऑपरेशंस की आदत पड़ जाती है वो लोग उसको छोड़ते नहीं है। खास करके इंटेलिजेंस के लोग जो होते हैं उनको सारी उम्र उन्होंने ऑपरेशंस ही किए होते हैं, तो उनको ऑपरेशंस के लिए पैसे की कमी नहीं होती है। और ये भारत और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में एक तरह से पुश्तैनी बैर है, जिसको ब्लड फ्यूड कहते हैं। तो वो चलता रहता है एक दूसरे के साथ। तो वही खेल आईएसआई भी खेलता है। ये बदकिस्मती की बात है कि हमारे कुछ लोग उनके हाथों में खेलने के लिए तैयार रहते हैं। उनसे उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इतिहास बताता है कि अल्टीमेटली उनको फ़ायदा नहीं होता। जगजीत सिंह चौहान जो अपने आप को नेशनल काउंसिल ऑफ खालिस्तान के राष्ट्रपति बोलते थे, वो भी बाद में भारत में ही आए। भारत में आए, उन्होंने कहा गलती हो गई, हमसे कैलकुलेशन गलत हो गई, ये कभी नहीं करना था, मैं भारतीय हूँ। और भारत में ही उनका देहांत हुआ, भारत में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ, अपने गाँव में ही। तो कुछ लोगों को समझ आ जाती है, कुछ ज़्यादातर लोगों को समझ आ जाती है, कुछ लोगों को नहीं आती है, और बदकिस्मती से उस चक्कर में कुछ लोगों का नुकसान होता है।
शेखर, अगला सवाल आदित्य का लूंगी। हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि संसद में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण बिल के पारित होने से कोई राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जनगणना और डिलिमिटेशन के पूरा होने पर आधारित है और हमें नहीं पता कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। बोल रहे सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि संसद में इसे पहली बार राजीव गांधी द्वारा पेश किया गया था। राजीव गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक हमारे पास कई प्रधानमंत्री थे, कई दलों और गठबंधनों की सरकार थी, फिर भी ये कानून पारित नहीं हुआ, नहीं आया। इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, ये सिर्फ कानून पारित होने से नहीं होने वाला। अब ठीक है, बीजेपी बोलेगी हम भी इसको लेके आए, बारी बारी सब लेके आए इसको। इसके अंदर बहुत पेचीदा इशू है क्योंकि आप इतना बड़ा बदलाव ला रहे हैं। तो और इस समय अब देखिए जनगणना 2021 की नहीं हुई है। अब क्यों नहीं हुई है, ये बहाना ठीक नहीं है कि कोविड तो बीच में गैप था ना, उसके बाद उस कोविड को खत्म हुए भी अब कम से कम नॉर्मलाइज हुए 2 साल हो चुके हैं। तो अब चुनाव होगा 2024 में, फिर आप जनगणना की तैयारी करेंगे, फिर जनगणना होगी, फिर उसका डेटा आएगा, फिर डिलिमिटेशन होगी, फिर राज्यों में खींचातानी होगी डिलिमिटेशन के ऊपर। तो ये जल्दी होने वाला नहीं है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इस चुनाव में इसका कोई असर होगा। कोई महिलाएं आके इसलिए वोट देंगी कि अरे इस सरकार ने पहली बार ये बिल पास किया, क्योंकि बिल पास तो हम जो मर्जी कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, उस बिल का असर क्या होता है। मुझे तो ऐसे तो आज की जो पीढ़ी की महिलाएं हैं वो तो सोचेंगे, जो आज वोट दे रही हैं, कि उनको ज़्यादा उम्मीद नहीं होगी कि उनके जीवन काल में या कम से कम जिसको फोर्सिएबल फ्यूचर कहते हैं उसमें ये होने वाला है। जी, अगला सवाल शेनिक मेहता का लूंगी। वो बोल रहे हैं कि अधिकतर इंडिया अलायंस के सदस्यों ने वुमेन रिजर्वेशन बिल के हालिया अवतार का संसद के अंदर और टीवी स्टूडियो में जमकर विरोध किया, फिर भी लोकसभा में वोटिंग के समय साथ दिया। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, बिल का विरोध करना होता है डिटेल में कि उसमें एक अमेंडमेंट कर दीजिए, हमें पूछा नहीं, तो उसमें आप गलतियां खामियां निकालते रहते हैं। लेकिन लार्जर लेवल पे आप वोट देते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो लगेगा कि आप यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। कि एक बड़ा आइडिया है, जैसे कि रिजर्वेशन के ऊपर रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए अब बिल आए, सब उसको इमीडिएटली उसको वोट कर देंगे। ऐसे ही एक बिल आया था नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन बिल, तो उसमें सबके सब मिल गए, चोर चोर मौसरे भाई। ऐसा बिल पास कोई हुआ ही नहीं हमारी लोकसभा में, जहाँ कोई हर चीज़ पे तू तो मैं होती, फटाफट सब मिल गए कि जजेस को कंट्रोल करना है। तो ऐसी कई बातें होती है, राजनीतिक बातें होती हैं, जिनमें सब लोग अपना मुंह बंद करके जो उनके राजनीति को सूट करता है वही कर देते हैं। शेखर, इसी से जुड़ा एक और सवाल लूंगी। चैतन्य कनवाल का बोल रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी आरक्षण पर आपकी क्या राय है? देखिए, ओबीसी आरक्षण तो हमारी लोकसभा में हमारी वैसे ही नहीं है जी। तो अभी जो हमारा संविधान है वो SC ST का आरक्षण देता है। तो जब उसमें आप ओबीसी की कैटेगरी बनाएंगे तभी तो महिलाओं में होगा ना। अभी तो नहीं हो सकता कि पुरुषों के लिए ना हो और महिलाओं के लिए हो। तो वो ओबीसी रिजर्वेशन लोकसभा चुनाव में लाना, मतलब राष्ट्रीय पार्लियामेंट के चुनाव में लाना, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये बड़ी हास्यास्पद बात भी है कि कोई भी पार्टी अब ये डिमांड नहीं कर रही है कि ओबीसी रिजर्वेशन आप मेन पार्लियामेंट में भी लाओ सब जगह, लेकिन महिलाओं के लिए, क्योंकि ज़्यादातर पार्टियां तो पुरुष चला रहे हैं, तो सबको लगता है इस बहाने से फिर इसको डिले कर देते हैं। तो ये कई जुमले होते हैं, कुछ जुमले होते हैं जो एक पार्टी चलाती है और कई जुमले होते हैं जिसमें सारी पार्टियां शामिल होती हैं। तो ये ओबीसी वाला कुछ ऐसा जुमला है। शेखर, एक आखिरी सवाल लूंगी। वासुदेव का हमारे सब्सक्राइबर हैं, बोल रहे हैं कि अन्य देशों की तुलना में भारत में जीडीपी के परसेंटेज के रूप में गवर्नेंस की कॉस्ट क्या है? वो बोल रहे हैं मेरा मतलब है कि अगर हम सरकार, केंद्र और राज्य की सरकारों की सभी कॉस्ट को जोड़ देते हैं और इसकी तुलना जीडीपी से करें तो हमें क्या मिलेगा? क्या इससे कोई स्टडी हुआ है इस पे? देखिए, स्टडी तो होता है, क्योंकि अगर आप बजट भी देखें तो उसके अंदर आपको देखेंगे कि 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू। तो आपको नज़र आ जाता है कि सरकार अपने आप पे क्या खर्च करती है। उसमें सेनाओं के ऊपर भी होता है, डिफेंस के ऊपर होता है, उसमें आपका एजुकेशन के ऊपर होता है, शिक्षा के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, वेलफेयर के ऊपर। तो वो सब हेड्स आपको मिलते हैं। तो भारत की सरकार जो वो महंगी सरकार है और काफ़ी पैसा अपना टैक्स का अपने ऊपर खर्च कर देती है, पर समय के साथ साथ
जैसे कि भारत की रेवेन्यू बढ़ रही है, मैं कहूँगा कि भारत की सरकार का खर्चा, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने भी डेटा नहीं देखा, फिगर्स नहीं देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार का खर्चा अनअफोर्डेबल हो। उसमें कुछ समस्याएं थी, जैसे कि हमारे यहाँ जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी जी। उसका जो खर्चा था, क्योंकि लोग 60 की उम्र में रिटायर हो गए, अब लोग लंबा जीते हैं और पेंशन बढ़ती जाती है, डीए की इंस्टॉलमेंट्स आती हैं, तो वो खर्चा बहुत था। वो 2 सरकारों ने मिलके, वाजपेयी सरकार ने शुरू किया था, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आके लेके गई, तो न्यू पेंशन स्कीम बनाई थी। तो वो बदकिस्मती से काफ़ी राज्य हमारे अब चुनाव के लिए ये वायदे करके ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर कर रहे हैं। वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो अनसस्टेनेबल है, क्योंकि उससे हमारी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर बहुत बोझ बढ़ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी छोड़ के अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोतियों को उनसे उधार लेके अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, और ये हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ हो रही है। शिखर, आखिरी एक और सवाल ले लूँगी। सक्षम चुक्का है बोल रहे हैं कि एक कट द क्लटर एपिसोड में आपने बोला था, आपने इस शो में भी बोला हुआ है कि आपको ग्लोबल साउथ जो फ्रेज है वो नहीं कहना पसंद है। क्या आप इसके पीछे का रीज़न हमें बता सकते हैं? देखिए, ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है? अगर आप ग्लोबल साउथ करें, अगर आप दुनिया के ग्लोब देखें, तो जो साउथ है, साउथ के अंदर नीचे तो चाइना भी है। अब चाइना ग्लोबल साउथ कैसे हो गया? चाइना में जो पर कैपिटा इनकम है हमसे 5-6 गुना ज्यादा है। चाइना कहता है हम भी एक विकासशील देश हैं, अब वो जो मर्जी कह ले, वो ग्लोबल साउथ में कैसे हो सकता है? अगर साउथ ही देखना है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, उसमें न्यूजीलैंड भी है। तो ये ग्लोबल साउथ जो एक डेफिनेशन है, पुराने जमाने में जो थर्ड वर्ल्ड कहते थे, ये थर्ड वर्ल्ड ही है। इसीलिए मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आप जैसे थर्ड वर्ल्ड कहा तो कहो थर्ड वर्ल्ड का मतलब भूखा नंगा देश। तो लेकिन हमारे यहाँ बहुत फैशनेबल हो गया है, और हमारी सरकार में भी बहुत फैशनेबल हो गया, सब ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ करे जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई एंटिटी है नहीं। और भारत जैसा देश जो कि एस्पिरेशनल देश है, जो अपने आप को एक दुनिया की बड़ी पावर मानता है, उसको अपने आप को ग्लोबल साउथ में डालना, अच्छा फिर ये कहना कि हम ग्लोबल साउथ के नेता हैं, तो ठीक है, अफ्रीका में सब जगह हमें चाइना के साथ कम्पीट करना है, और हम कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल साउथ की फॉर्मुलेशन है ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसे भी देश हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो, जो कि ग्लोबल साउथ से भी बुरी हालत में है। और आप देखें कि जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, जैसे अफ्रीका कहते हैं, तो बहुत देशों में डिक्टेटरशिप्स हैं, चीन में डिक्टेटरशिप है, तो उसमें कौन किसका नेतृत्व करेगा, उसके अंदर क्या कॉमन है? तो जो ग्लोबल साउथ, थर्ड वर्ल्ड, या जो पहले एक ज़माने में नॉन अलाइंड मूवमेंट था, ये सारी फॉर्मुलेशंस मुझे पसंद नहीं है। मुझे ब्रिक्स भी पसंद नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो मर्जी के लिए, दोनों चाइना डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरी पसंद कौन सुनता है। चलिए, ऐसी बात है, हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका।